अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बायोनोमेनक्लेचर, मतलब कि ये एक रूल है जिससे साइंटिफिक नेमिंग की जाती है। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। कार्लोस लिनियस, स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर, who was the first to frame principles for defining natural genera and species of organisms। सबसे पहले जो कार्लोस लिनियस है, एक स्वीडिश कहते हैं, सूडान का रहने वाला एक नेचुरलिस्ट था, मतलब कि कुदरत की जो चीज़ें हैं उनको ऑब्ज़र्व करता था। एक्सप्लोरर था, मतलब कि ट्रैवल वगैरह करता था। तो उसने सबसे पहले नेचुरल जेनरा और स्पेशी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग दी एंड टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर नेमिंग देम, मतलब कि एक ही यूनिफॉर्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही सिस्टम दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम नेमिंग का, साइंटिफिक नेमिंग का। द एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक ओवर कॉमन नेम्स आर दैट दे आर एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। फ़ायदा ये था साइंटिफिक नेम का कॉमन नेम के बरक्स कि ये सभी जो जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले हैं डिफरेंट उन्होंने सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता था, यूनिफॉर्म सभी के लिए एक ही था। डेट ईच नेम अप्लाइज ओनली टू वन स्पेशीज़, वो एक ही नाम एक ही स्पेशी पर अप्लाई होता है। एंड डेट ईच स्पेशी हैज़ ओनली वन नेम, उसी स्पेशी को सिर्फ एक ही नेम होता था और कोई भी नहीं, सिर्फ एक। As common names cause many problems to identify the organisms, जैसे आम जो नेम है, लोकल जो नेम है, वो उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। द ऑर्गेनिजम्स आर एज डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर हम देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में अलग-अलग नेम है, उसका सेम एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नेम है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, कॉमन नेम ऑफ ओनियन, जो है ओनियन का कॉमन जो नेम है इज़ प्याज, बट इन अदर रीजन्स इट इज़ आल्सो नोन एज गंडा और बसल। इसको गंडा भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस मुख्तलिफ नेम हो गए। बट इन साइंटिफिक नेम, मतलब कि साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका सिर्फ और सिर्फ एक नेम है जो कि सभी एक्सेप्ट करते भी हैं, तो वो है एलियम सेपा। एलियम सेपा क्या है? प्याज का, ओनियन का साइंटिफिक नेम है, जिसमें एलियम जो है ये इसकी जेनरा है, क्योंकि कैपिटल लेटर से ये किसकी निशानी है पहचानने की, और जो सेपा है वो इसकी स्पेशी है। तो अब इस टॉपिक में से आपको कि किसने बायोनोमेनक्लेचर दिया वो याद रखना है, और इसका फ़ायदा क्या है बायोनोमेनक्लेचर का। ये एडवांटेज है कि साइंटिफिक ओवर को बढ़तरी मिली कॉमन नेम के ऊपर, और आइडेंटिफिकेशन में बहुत आसानी हुई सभी को, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो उनमें उनके डिफरेंट नेम्स हो रहे थे। लेकिन जैसे ही बायोनोमेनक्लेचर बना तो सभी के लिए एक यूनिफॉर्म नेम क्रिएट हो गया और सभी को ये एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर अपने। तो अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। दिस अवॉइड द कन्फ्यूजन दैट ऑफन अराइजेज फ्रॉम द यूज़ ऑफ अ कॉमन नेम टू डिजाइनेट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस और फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल कॉमन नेम्स फॉर अ सिंगल स्पेशी। अब एक कन्फ्यूजन इससे ये भी दूर हुआ कि हम जो कॉमन नेम इसका यूज़ करते हैं उसको डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जगहों पर उसके मौजूदगी को देखकर सिर्फ और सिर्फ उसके एक सिंगल स्पेशी को देखकर। अब इसके कुछ बायोलॉजिकल नेम हैं, कॉमन नेम है, तो वो पढ़ लेते हैं। ऑनियन प्लांट है, मैंगो प्लांट है, नीम प्लांट है। तो अब ऑनियन प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है एलियम सेपा, और मैंगो प्लांट का है मैंगीफेरा इंडिका, एल जो कि एल उसके बायोलॉजिस्ट का नेम है। नीम प्लांट का है रेजिटा इंडिका, और एनिमल्स का है, यार साइंटिफिक नेम में कोई गलती हो जाए तो माजरत,
क्योंकि इनकी जो होती है प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। और एनिमल्स में फ्रॉग है, केट है और हाउस फ्लाई है। और फ्रॉग का जो है वो है राना टिग्रीना, और केट का है फेलिस केटस, और हाउस फ्लाई का है म्यूसिका डोमेस्टिका। तो ये साइंटिफिक नेम है, ये याद करने के होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज़ में वगैरह में आ जाते हैं तो इसका मैंने आपको बताया है आइडेंटिफिकेशन का एक ही तरीका बहुत अहम है। तो आप देख लें, पहला इसका जेनरा जो होगा उसका कैपिटल लेटर होगा, और जो इसकी स्पेशी होगी वो उसका लेटर स्मॉल होगा। थ्रू अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इस नोमेनक्लेचर के सिस्टम के बरक्स इन विच ईच स्पेशीज़ ऑफ एनिमल्स, एक स्पेशी एनिमल्स की, प्लांट्स आर अदर रिसीव्स अ नेम ऑफ टू टर्म्स। कोई भी हो, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, वो दो टर्म का नेम हासिल करेगा। विच फर्स्ट आइडेंटिफाइज द जेनस, जिसमें इसका पहला जो मतलब के लेटर वर्ड होगा वो उसकी जेनस होगी, जो कि हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, विच इट बिलोंग्स, एंड द सेकंड द स्पेशी इट सेल्फ आर इट्स स्पेसिफिक नेम। जो सेकंड स्पेशी होगी वो खुद होगी या उसका स्पेसिफिक नेम होगा जो उसको दिया गया है। तो मतलब ये है कि ये कुछ रूल्स हैं साइंटिफिक नेमिंग के जो कि आपको याद रखने। और आपको ये मैं बता दूं कि ये नाम जो हैं आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इनमें से एक या दो सवाल आ जाते हैं, वो आपको बायोलॉजिकल नेम देते हैं तो आपसे कॉमन नेम पूछते हैं, या आपको कॉमन नेम देकर बायोलॉजिकल नेम पूछते हैं। और उसके कुछ मतलब कि कौन से कन्फ्यूजन था, कौन सी चीज़ थी जिसके बरक्स ये बायोनोमेनक्लेचर बना, और क्या बायोनोमेनक्लेचर कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो आप कहेंगे 2 टर्म्स पर मुश्तमिल होता है, और वो कौन से हैं ये भी आपसे पूछ सकता है, तो वो आप कहेंगे जेनरा और स्पेशी। और उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं किसी एक फैमिली से वाबस्ता होते हैं तो उनकी जेनस सेम होती है, स्पेशी डिफरेंट होती है। मतलब कि पहला जो जेनस है वो सेम हो सकता है और जो स्पेशी है वो डिफरेंट हो सकती है। उम्मीद करूँगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो अब हैं प्रिंसिपल्स फॉर बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर। तो कुछ इसके उसूल हैं, रूल्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे कि कौन इनकी मतलब कि कौन सी इंपॉर्टेंस है। सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पेशी आर, मतलब कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पर यूनिवर्सली सारी दुनिया के तहत मतलब कि सभी जो है साइंटिफिक नेम देती है वो इन रूल्स के मातहत देती है। साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज़म्स शुड बी इटैलिकाइज्ड व्हेन प्रिंटेड, मतलब कि जो इटैलिक लेटर्स होते हैं उन लेटर्स में लिखा जाए जब वो प्रिंटेड फॉर्म है साइंटिफिक नेम। सच एज होमो सेपियंस है तो ये इटैलिक जो है लेटर्स से लिखा हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये साइंटिफिक नेम है। एंड व्हेन हैंड रिटन दीज आर अंडरलाइन, जब आप हैंड रिटन से लिख रहे हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करें सारे साइंटिफिक नेम के नीचे। और दूसरा इसका रूल ये है, व्हेन द साइंटिफिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट टाइम, मतलब कि साइंटिफिक नेम किसी पैराग्राफ है उसमें पहला दफ़ा लिखा गया है, इट इज़ रिटन फुल बट व्हेन इट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स, मतलब कि एक दफ़ा तो लिखा गया है पूरा लेकिन फिर वो रिपीट हो रहा है, उसके बारे में कुछ आप लिख रहे हैं तो वो रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या करना है, इट इज़ एब्रिवेटेड, इसको आपने शॉर्ट फॉर्म कर देना है इसका। फॉर एग्जांपल द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड रोज़, गुलाब के फूल का जो नेम है वो है रोज़ा इंडिका, ये भी आप इंडिकेट लिख लें अपने बुक में। इट इज़ एब्रिवेटेड एज आर इंडिका, तो ये आपको पता चल जाएगा कि आर इंडिका क्या है, रोज़ा इंडिका है, और ये शॉर्ट फॉर्म है इसका विद रिपीटेशन कम करने के लिए। और उसके बाद तीसरा जो रूल है वो ये है व्हेन द दूसरा नहीं, ये मैंने थोड़ा सा गलती कर ली है, लेकिन ये ऊपर वाला सेकंड जो है वो हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज़ जेनेरिक ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत दफ़ा कि जो जेनस होगा वो उसका कैपिटल लेटर होगा, वाइल द सेकंड टर्म जो स्पेशी वो नेवर कैपिटलाइज मतलब कि स्मॉल लेटर होगा उसका। तो अब हम चौथे अपने रूल पर चलते हैं। अब चौथा रूल इसका ये है, समटाइम्स द ऑथर नेम appears after species name which means the species was described by him,
कभी कभी क्या होता है कि ऑथर का नेम, जिसने वो साइंटिफिक नेम को डिस्क्राइब किया है, वो भी आ जाता है। वो हम क्या करते हैं, वो हम लास्ट में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट है तो उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो एल, अब क्या है कि एल क्या है, लीनियस एक नाम है बायोलॉजिस्ट का जिसने उसको डिस्क्राइब किया मैंगो प्लांट को, तो ये लास्ट में दिया गया है और एक लेटर बस इसका लिखना है। इट मीन्स मैंगीफेरा इंडिका वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो इसका मतलब ये है कि लीनियस ने पहली दफ़ा मैंगीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया। तो अब यहाँ पर नीचे ही एक लाइन में लिखा हुआ है कि यूज़ इंटरनेट टू सर्च ए साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, मटर, चाइना रोज़ एंड डॉग। तो अब आपके लिए ये होमवर्क है, एज असाइनमेंट आप लिख लें। तो आप क्या करेंगे, आप उनको सर्च करेंगे और फिर आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे इनके सारों के नेम्स, पोटैटो के, मटर के, चाइना रोज़ के और डॉग के। अगर आप लिखेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। तो अब क्या है कि ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का हमने चैप्टर के तकरीबन टॉपिक्स कर लिए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक टॉपिक रह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि एक ही मतलब कि एक सारा लेक्चर होगा, अबाउट हाफ आवर, मतलब कि आधे घंटे का हो जाएगा एक लेक्चर। तो उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे। आप अगर नहीं देखें हैं पिछले, तो आप पिछले जाके देखें और अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। और जो है अगला कौन सा चैप्टर पढ़ें, मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 6 पढ़ें एंजाइम, लेकिन अपनी राय का ज़रूर ख्याल करें कमेंट में।